जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों आज बहुत एक अहम अपडेट देने जा रहा हूं आप लोगों को, वो ये कि नेशनलिटी लॉ के हवाले से वो तमाम लोग जो पुर्तगाल में स्टेटलेस हैं, तो पीएसजी ने एक बिल पेश किया है अपनी पार्लियामेंट में और वो तकरीबन सिग्नेचर भी हो गया है और वो सदर को भेजा जा रहा है। वो क्या बिल है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि बताया जा रहा है कि 4 साल में उनको नेशनलिटी वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो लोग यहाँ पे स्टेटलेस हैं। स्टेटलेस की डेफिनेशन आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा क्योंकि यहाँ पर जितने असाइलम सीकर्स हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि यार हमें भी 4 साल होने वाले हैं तो हम भी यहाँ पर नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। उसका डिफरेंस थोड़ा सा बताऊँगा कि ऐसा नहीं है, असाइलम सीकर्स को स्टेटलेस नहीं कहा जाता। इसकी समरी आपको छोटी सी दूंगा। दूसरा टॉपिक मेरे दोस्तों मेरा वो है जो इंग्लैंड से इस वक्त और स्वीडन से, जर्मनी से बहुत बड़ी तादाद में लोग हमारे यहाँ पे पुर्तगाल आ रहे थे। वो क्यों आ रहे थे? इसलिए कि शबाना महमूद के आने के बाद से लोग क्या कर रहे थे, अपने लीगल स्टेटस पे शेंजन वीज़ा लेके यहाँ पुर्तगाल आ रहे थे और यहाँ पे आर्टिकल 92 लेकर रेजिडेंसी लेके वो अपने आप को लीगल करना चाह रहे थे। तो क्या मुश्किल परेशानी उनको पेश आ रही है पुर्तगाल में आर्टिकल 92 वालों को? दूसरा आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ कि स्पेन में वो ये सोचते थे कि पहला ऑप्शन तो उनके पास पुर्तगाल था, दूसरा ऑप्शन उनके पास स्पेन था। तो स्पेन में वो ये सोचते थे कि पाद्रोमेंतो कराने के बाद उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। वो क्या मुश्किल उन लोगों को होने जा रही है वो उस हवाले से आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो मेरे दोस्तों आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों वीडियो के शुरू में मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि 11 जनवरी को पुर्तगाल की पार्लियामेंट में पीएसजी ने एक बिल पेश किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि जितने भी लोग पुर्तगाल में स्टेटलेस हैं और उनको पहला रेजिडेंस से लेकर 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो उनको वो डायरेक्ट पुर्तगीज़ पासपोर्ट ले सकते हैं। अब सवाल ये आ रहा है, सुबह से मेरे पास कॉल्स आ रही हैं, वो जितने भी लोग जिन लोगों ने पुर्तगाल में असाइलम लिए हुए हैं वो ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मुर्तज़ा भाई क्या हम भी इस कैटेगरी में आ रहे हैं? तो मैंने कहा एक छोटी सी ब्रीफ वीडियो आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये सारी पार्टियां इस बात पे मुत्तफ़िक हो चुकी हैं कि जितने भी लोग पुर्तगाल में स्टेटलेस हैं उनको 4 साल बाद, और 4 साल का मरहला कैसे शुरू होगा कि जब आप यहाँ पे जाते हैं और अपने आप को आईएमए में बताते थे लिस्बन में कि हम स्टेटलेस हैं, तो पहले आपको वेरीफाई करने के बाद, अच्छी तरह छानबीन करने के बाद आपको पहला कार्ड दिया जाता था जो कि 6 महीने का होता था। वो 6 महीने के कार्ड से लेके, यानी कि पहली स्टेटलेस रेजिडेंसी से लेकर 4 साल तक कंटिन्यू रहने के बाद बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं पुर्तगीज़। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्टेटलेस लोग होते कौन हैं? तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जितने भी असाइलम सीकर हमारे पुर्तगाल में खुश हो रहे हैं कि यार हमारे पास असाइलम्स की कार्ड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम जो हैं वो अब 4 साल भी हो गए हैं तो हम नेशनलिटी अप्लाई कर लेंगे जैसे ही ये कानून सदर से और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से मंजूर होगा। तो मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि स्टेटलेस बंदे में और असाइलम सीकर में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? जैसे मिसाल मैं आपको दूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें जो बड़े बड़े एंकर्स हैं हमारे, ठीक है, वो डिफरेंट कंट्रियों में गए हैं। मिसाल मैं आपको दूं, नाम नहीं लूँगा, जैसे एक हमारा एंकर जो है वो चला गया अमेरिका में, एक चला गया इंग्लैंड में, और पीछे पाकिस्तान ने उनको बोल दिया, उसने पाकिस्तान के हवाले से कुछ फ़ौज के हवाले से, हुकूमत के हवाले से कुछ बुराइयाँ बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। तो पाकिस्तान ने बोल दिया कि आपकी शहरियत, प्रॉपर्टी और आपका पासपोर्ट मनसूख किया जा रहा है, यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हम अपनी तरफ ले लेंगे, नीलाम करेंगे, आपका शनाख्ती कार्ड मनसूख किया जा रहा है और आपका पासपोर्ट भी मनसूख किया जा रहा है। ये लोग हैं स्टेटलेस। वो लोग स्टेटलेस नहीं हैं। वो मुझे सुबह से कॉल कर रहे हैं जो लोग ये कहते हैं, जिन्होंने इस नाम पे असाइलम लिए हैं पुर्तगाल में, कि यार हम, अगर जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कहने लगे यार हम एक दूसरे बाग में चले गए और वहाँ का जो बाग का मालिक था उसको इस बात पे गुस्सा आ गया कि हम उसके बाग में क्यों गए, तो उसने हमारी टांग पे गोली मार दी। आप लोगों के स्टेटस ज़रूर हैं असाइलम सीकर्स के, बट आप लोग स्टेटलेस नहीं हैं। आप लोगों के पास अभी भी पाकिस्तानी शहरियत है। तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, मैं ऐसे लोगों को भी बहुत बड़ी तादाद में जानता हूँ जो कि कोलंबिया से हैं और डिफरेंट कंट्री से हैं, इराक़ से हैं, ईरान से हैं, अफ़गानिस्तान से हैं। उन लोगों ने भी यहाँ पे आके असाइलम किए हैं, ठीक है, तो वो भी स्टेटलेस में नहीं आएगा। स्टेटलेस में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मिसाल के तौर पे पुर्तगाल में फॉर एग्जांपल अगर 2 करोड़ की आबादी है तो उसमें से खैर 10 या 15 लोग ही बाहर आएंगे जो कि स्टेटलेस कराएंगे। और मैंने आपको अभी मिसाल भी दी, जैसे वो जो एक हमारा न्यूज़ चैनल है उसके बहुत सारे बड़े बड़े जो एंकर हैं वो डिफरेंट कंट्री में जाके सहाफ़त कर रहे हैं और पाकिस्तान ने उनकी नेशनलिटी कैंसिल कर दी है। वो लोग स्टेटलेस कहलाएंगे। वो हरगिज़ स्टेटलेस नहीं कहलाएगा जिन लोगों ने यहाँ पे रेफ्यूजी पास किया है या जिन लोगों के पास असाइलम के कार्ड हैं, वो भूल जाएं, वो लोग स्टेटलेस नहीं हैं। वो अपने आप को प्रूव नहीं कर सकेंगे क्योंकि पीछे से उनके पासपोर्ट और एनआईसी जो है वो मनसूख नहीं हुए। तो मेरे दोस्तों अब बात करता हूँ दूसरे टॉपिक की कि आपको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में इंग्लैंड से, स्वीडन से, जर्मनी से, डिफरेंट कंट्री से हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी मज़ीद फ़ीसें ना देने की वजह से, उनके जो कार्ड्स हैं पढ़ाई ना करने की वजह से उनके कार्ड एक्सटेंड नहीं किए जा रहे। ख़ास तौर पे स्वीडन की बात करूं मैं, तो अब हमारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पुर्तगाल में आके आर्टिकल 92 में अपने आप को लीगल करने की कोशिश की कि ये एक लीगल पाथवे होगा, इसी के तहत चल के हम नेशनलिटी तक पहुँच जाएंगे।
अब हो ये रहा है कि कोई एक टाइम था, जैसे पिछले साल का एक टाइम था, उसमें अगर आप कोर्ट में केस करते हैं अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको 1 से 1.5 महीने में अपॉइंटमेंट मिल जाती थी और जल्दी आपका कार्ड भी आ जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि परेशानी लोगों को ये आ रही है कि इंग्लैंड से बहुत बड़ी तादाद में लीगल स्टेटस में नीदरलैंड, फ्रांस उनको वीज़े दे रहा है, वो यहाँ पर आ रहे हैं आर्टिकल 92 करने के लिए। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनकी परेशानी उनको सबसे ज़्यादा ये देखनी पड़ रही है कि पहले तो यहाँ देखें जॉब के थोड़े से मसाइल हैं। अगर मैं आपको अभी भी ये मशवरा दूंगा, अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो ये चीज़ आपको सूट करेगी। अगर आप कोई ऑनलाइन काम नहीं कर रहे तो यहाँ की जॉब मार्केट में अगर आप पढ़े लिखे भी हैं तो फिर आपको फैक्ट्रियों में मजदूरी करनी पड़ेगी, और वो भी फैक्ट्रियों में काम इतने आराम से नहीं मिलता। खेती बाड़ी आपको करनी पड़ेगी, वो भी आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। और आपका जो भी यूके का या पाकिस्तान में आपकी सेविंग पड़ी हुई है वो आप खा जाएंगे। उसकी वजह क्या बताऊँ क्या है? उसकी वजह ये है कि पहले तो मैंने आपसे जिक्र किया कि कोई एक ज़माना था जहाँ पे एक महीने में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती थी लॉयर के थ्रू। लेकिन अभी करंट सिचुएशन ये है, जितने भी हमारे लोग यूके से, स्वीडन से और डिफरेंट जगहों से यहाँ पर आके आर्टिकल 92 कर रहे हैं, सबसे बड़ी परेशानी उनको ये हो रही है कि जब जैसे ही वो अप्लाई करते हैं निफ नंबर बनने के बाद, जब वो कोर्ट में केस डालते हैं अपॉइंटमेंट के लिए, तो इस वक्त 7 महीने तक उनका केस चल रहा है, उनको अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है। तो पीछे से जो यूके का पैसा है वो बैठ के वो खा रहे हैं, क्योंकि काम भी मिलना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। और वो जब इनकी मार्केट में वो उतर रहे हैं काम करने के लिए तो वो कह रहे हैं यार ये काम तो हम कर ही नहीं सकते, खेती बाड़ी तो हमने कभी की नहीं है, अमरूद तो हमने कभी तोड़ा नहीं है। तो यहाँ उनकी मुश्किल हो रही है, उनको परेशानी हो रही है और अपना पूरा यूके का पैसा वो ख़त्म कर रहे हैं। यही नहीं मेरे दोस्तों, एक चीज़ आपको और बताऊँ, जब 7 महीने बाद आप लोगों की अपॉइंटमेंट आती है तो मज़ीद वो 3 महीने बाद आ रही है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपको 1 या 1.5 महीने या 2 महीने में आपकी अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी आर्टिकल 92 में। लेकिन उसमें भी क्या परेशानी हो रही है, कुछ लोगों ने ये भी बात की कि भाई अगर आप कोर्ट की फ़ीस, लॉयर की फ़ीस तो पे कर ही रहे हैं, अगर आप कोर्ट की फ़ीस 600, 650, 300 जो भी है, कोर्ट की फ़ीस पे करने के बाद भी अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको जल्दी मिल जाएगी। मेरे पास यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वकील को भी फ़ीस दी है और कोर्ट में जाके कोर्ट की फ़ीस भी दी है अपॉइंटमेंट की, उसके बावजूद भी आज 6 महीने हो गए हैं लगभग उनको। तो वो कह रहे हैं मुझसे, यार मुर्तज़ा भाई हमने तो कोर्ट की फ़ीस भी पे की थी, वकील को तो दी थी, अभी भी हमारी अपॉइंटमेंट नहीं आई। तो बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप पुर्तगाल का इंतखाब कर रहे हैं लीगल होने का तो लीगल आप हो सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए और आप यकीनन कोई ना कोई हुनर आपके पास होना चाहिए कि आप ऑनलाइन बैठ के काम कर सकें, अपने खर्चे चला सकें। दूसरा, अगर मेरे दोस्तों मैं अगर आप लोगों से बात करूँ कि दूसरी परेशानी क्या उन लोगों को देखने को आ रही है सबसे बड़ी, वो ये है कि पहले तो आपको पता है कि 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 7 महीने पहले तक ऐसा हो रहा था कि अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है, मैंने तो ऐसे भी लोग देखे जिनकी 50 साल उम्र थी, उन्होंने यहाँ पे आर्टिकल 92 किया और वोकेशनल कोर्स के थ्रू उनको यहाँ पे रेजिडेंसी मिल गई, ठीक है। किसी को 1 साल की भी मिली, किसी को 2 साल की भी मिली। लेकिन अब परेशानी ये हो रही है कि जहाँ आप 29 साल से ऊपर हो रहे हो तो ये एक ड्रामेबाजी वाला फालता दोबारा बना के भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी जो एज है वो 29 साल से ऊपर है। अब हो क्या रहा है, वकील का कहना ये है कि ये इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लड़ सकते हैं, आईमा को अपील कर सकते हैं, लेकिन मुसीबत ये आ रही है कि फिर आपका टाइम खिंच रहा है। कार्ड आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर जब आपको 29 साल का फालता आता है, जब आपको फिर 29 साल का फालता आता है तो एक लॉयर जो है वो लेटर बना के देता है और वो बताता है कि लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि 29 साल से ऊपर वाला जो है वो वोकेशनल कोर्स में कार्ड नहीं ले सकता या वो पढ़ नहीं सकता। पढ़ाई की लॉयर कह रहा है कोई उम्र नहीं है और किसी ये कानून में नहीं लिखा हुआ, तो लिहाजा आपको कार्ड मिलेगा। लेकिन नुकसान फिर यही हो रहा है कि जो कार्ड आपको 1.5 से 2-3 महीने में, 4 महीने में मिलना चाहिए था, वो कार्ड की जो अब मियाद है वो तकरीबन 12, 13, 14 महीने तक जा रही है। तो उसके बताने का मकसद आपको ये है कि आपके पास इनफ पैसा होना चाहिए। अब परेशानी ये हो रही है कि जब आप बायोमेट्रिक के लिए जा रहे हो आर्टिकल 92 में, तो आपसे आईमा मांग रही है कि अब जुनता नहीं चलेगा। जुनता पहले 10-20 यूरो दे के किसी का एड्रेस लेके आप उसको यूज़ कर लिया करते थे और वहाँ आपके कार्ड आ जाते थे। अब उस ट्रिक का इनको पता लगा है तो उन्होंने ये रास्ता भी बंद कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि पुर्तगीज़ ऑनर का आपको डिक्लेरेशन चाहिए और वो पुर्तगीज़ मालिक हल्फियन ये लिख के दे हमें कि हाँ ये बंदा हमारे पास रहता है। तो 920 यूरो अगर वो अपना काम कर रहा है तो खाना पीना रहना, एक पूरा प्राइवेट घर वो अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी रेजिडेंसी के लिए। फिर उसको 2 नंबर रास्ते की तरफ जाना पड़ रहा है, किसी एजेंट से उसको जाके डिक्लेरेशन ख़रीदनी पड़ रही है। तो मेरे दोस्तों बताने का मकसद ये था आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि ये 92 में कार्ड आपको हलवे की तरह मिल जाएगा। इसके पीछे बहुत सारी परेशानियाँ, यहाँ की जो हुकूमत है वो ख़ुद रास्ते ऐसे पैदा कर देती है कि आदमी को मजबूरन दो नंबर तरीके से 2 नंबर तरीका अख्तियार करना पड़ता है अपने आप को लीगल करने के लिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताऊं मेरे दोस्तों कि वो तमाम लोग जिनकी डिफरेंट यूरोपियन कंट्री में रेजिडेंसियाँ वैलिड नहीं हो रही हैं, वो ये बात बोलते हैं कि यार चलो अब पुर्तगाल में मसाइल शुरू हो गए, हम स्पेन की तरफ चले जाते हैं। तो स्पेन का जो ऑप्शन है उसके बारे में भी आपको अपडेट दे दूँ। मैं ये सारी वो बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं, अपने एक्सपीरियंस बताते हैं और वही बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब स्पेन के अंदर क्या हो रहा है कि हमारे स्टूडेंट्स वैलिड TRC लेके वहाँ पर जाके
स्पेन उतर के पाद्रोमिंतो करवा रहे हैं, और पाद्रोमिंतो में 2 साल तक यू आर नॉट अलाउड टू वर्क। पाद्रोमिंतो आपकी हो जाएगी, वो भी पैसे दे के होगी, क्योंकि वो भी जहां आप रहेंगे तो वो मालिक मकान बगैर पैसे लिए आपको वो डॉक्यूमेंट जाके काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं करवा रहा, उधर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। जब 2 साल का अरसा आपका गुजरेगा बगैर काम किए और इल्लीगल काम किए, क्योंकि 2 साल तक आपको काम अलाउ नहीं है, आप छुप छुप के काम करते हैं एशियनों के पास, तो वो भी आपको कम पैसे देता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये परेशानी है। उसके बाद जब 2 साल का अरसा गुजरेगा, फिर आपको जब काम करने की इजाज़त मिलेगी और आप उसी मालिक के पास जाओगे कि भाई मुझे काम करने की इजाज़त मिल गई है, मुझे वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दो, तो वो आपको वहाँ ब्लैकमेल करेगा कि भाई मैं आपको 8,000 यूरो का दूंगा। तो मेरे दोस्तों, हर तरफ परेशानी ही है, आसान कोई भी चीज़ नहीं है। तो बस मैं बताने आपको ये आया था कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहें कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में आसान नहीं है। कहीं के पेपर लेना भी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। तो लोगों ने बहुत हलवा बना लिया था पुर्तगाल को, बहुत हलवा बना लिया था लोगों ने इसको स्पेन को। तो वो सारी परेशानियां मैंने आप लोगों से डिस्कस की।